नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। लास्ट टाइम मैंने उपन्यास के स्वरूप के अंतर्गत उपन्यास की परिभाषा और उपन्यास का जो कथानक है उस पर चर्चा की थी। आज जो मैं बात करूंगा वह उपन्यास के पात्र के संदर्भ में, पात्र और चरित्र चित्र। ये उपन्यास का दूसरा तत्व है। उपन्यास का पहला जो तत्व है वह है कथा वस्तु, दूसरा तत्व पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा तत्व संवाद या कथोपकथन, चौथा तत्व जो है वह देश काल और वातावरण, पांचवा तत्व भाषा शैली, छठा तत्व जो है वह उद्देश्य और इसके अतिरिक्त शीर्षक के बारे में भी बात होगी। लेकिन आज जो है वो पात्र और चरित्र चित्रण के बारे में। उपन्यास में जो घटनाएं होती हैं ये घटनाएं हमारी होती है, यानी कि मनुष्य की होती है। और उपन्यास में जो मनुष्य है वही पात्र के रूप में आता है। और ये जो पात्र होते हैं उनके जो गुण दोष हमारे सामने किसी भी उपन्यास को जब हम पढ़े और वह हमारे सामने आए तो उससे हम चरित्र चित्रण कहते हैं। तो आज के जो उपन्यास है उसकी सबसे बड़ी विशेषता पात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र चित्रण है। माइक जो है वो बंद रखें, कारण की आवाज मुझे सुनाई देती है। अपना माइक बंद करें। जब प्रश्न पूछना हो तो उस समय पर माइक। तो आज के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता पात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र चित्रण है। हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो उसकी स्टोरी जो है, उसकी कथा जो है शायद वह तो हम भूल जाएंगे, किंतु उन कथाओं के जो विशिष्ट पात्र होते हैं उन पात्रों में कुछ ऐसे गुण होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना मधुर और प्रभावोत्पादक होता है कि हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। जैसे गोदावरी का जो होरी है तो उसे हम कभी नहीं भूल सकते। इसी प्रकार प्रसाद के तितली उपन्यास का जो मधुवन है, न हन्य पे बंगाली उपन्यास की जो अमृता है, गुजराती उपन्यास मणिला जीव के कांजी और जीवी हैं। तो ये ऐसे पात्र हैं कि इन उपन्यासों को अगर आप पढ़ेंगे तो इन पात्रों को भुलाने पर भी नहीं भुला सकते। इस तरह की जो मूर्ति है वह हमारे सामने आती रहेगी और वह हमें ऐसी इतनी परिचित प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि मानो हम इन्हें कहीं पर मिले थे। तो इस प्रकार कथा वस्तु की जो स्वाभाविकता होती है, सरलता होती है, उत्कृष्टता होती है, उससे ही उपन्यास बड़ा नहीं होता। अगर कोई उपन्यासकार हमारे सामने ऐसे पात्रों या चरित्रों को प्रस्तुत नहीं करता जो अपनी महत्ता या महत्व से हमें प्रभावित नहीं करते,
जो हमें उत्साहित नहीं करते, जो हमें प्रेरणा नहीं देते, अथवा जिन्हें हम संपूर्ण जीवन भर भूल न सके, यानी कि ऐसे पात्र जो है भूल न सके नहीं, जो हमें याद न रहे, तो निश्चय ही वह जो उपन्यासकार है वो श्रेष्ठ उपन्यासकार नहीं है। तो उपन्यासकार जो है वह अपने उपन्यास के द्वारा महान पात्रों की रचना करके अपना महत्व जो है वो सिद्ध करता है। और इसीलिए जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उनके उपन्यास अगर आप पढ़ेंगे तो स्टोरी भूल जाएंगे, लेकिन उनके जो पात्र हैं वो पात्र आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, वो कभी ना कभी आपको याद आते रहेंगे। जो पात्र होते हैं उसके चरित्र चित्रण के अंतर्गत पात्रों के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व पर उपन्यासकार जो है वो प्रकाश डालता है। उपन्यास के भी सभी पात्र मनुष्य ही होते हैं, और मनुष्य में जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी होते हैं हमें। किंतु आज का जो उपन्यासकार है वह इन पात्रों के मन में जो संघर्ष चलता है उसके साथ साथ उसकी अनुदारता या उदारता, उसकी करुणा आदि जो उसके परस्पर विरोधी जो भाव हैं उन भावों को अभिव्यक्त करके जो पात्र है उसकी जो चारित्रिक कमियां जो है, दुर्बलताएं हैं, और जो सबलताएं हैं, विशेषताएं जो है उन दोनों को हमारे सामने प्रकट करता है। प्राचीन युग में अगर आप देखेंगे तो वह पात्र जो है वो दैवीय गुणों से युक्त होते थे और अलौकिक प्राणियों के रूप में भी उन्हें चित्रित किया जाता था। वहाँ कुछ पात्र जो है वो राक्षस बना दिए जाते थे, या राक्षस जैसे कि रावण है तो वह राक्षस है, राम है तो दैवी गुणों से युक्त अलौकिक है। किंतु आधुनिक जो उपन्यासकार है वह मनुष्य के मन के भीतर प्रविष्ट होकर उसकी जो प्रवृत्तियां जो है उसका विश्लेषण कर यह सिद्ध करता है कि जो राक्षस है उसमें भी देवत्व है, यानी अच्छाई है, अच्छे गुण है, और जो देवता है उसमें भी राक्षस है या उनके मन में भी आसुरी भावनाएं उपस्थित है। तो आज का जो उपन्यासकार है वह मनुष्य को चित्रित करता है, देवताओं को नहीं। और इसी कारण जब कोई उपन्यासकार उपन्यास लिखता है तो उसके जो पात्र होते हैं उन पात्रों में कमजोरियां भी होती हैं और सबलता भी होती है, यानी उसमें गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। तो तभी हमें वो लगेगा कि नहीं नहीं कि ये मनुष्य है। अगर उपन्यासकार पात्रों में अलौकिकता भर देगा तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो इसका मुख्य कारण जो है वह आधुनिक युग में मनोविज्ञान की क्रांतिकारी खोज हुई है, और इस मनोविज्ञान ने हमारी जो पुरानी धारणाएं थी, जीवन संबंधी हमारी जो मान्यताएं थी, उसे एकदम परिवर्तित कर दिया है। उपन्यासकार जो उपन्यास लिखे तो उसके लिए जरूरी है कि वह भी मनोविज्ञान का अध्ययन करे, कारण कि उपन्यास में विभिन्न श्रेणी के पात्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के पात्र होते हैं। तो जहाँ उसके मनोवैज्ञानिक विवेचना करने होते हैं वहाँ
एक ही प्रकार के जो अलग अलग पात्र हैं उनके भीतर जो प्रवृत्तियां हैं, उनके मन में जो संघर्ष चलता है, उसका स्पष्टीकरण भी उपन्यासकार को करना पड़ता है। और जो उपन्यासकार ऐसा कर सकते हैं उसे ही हम सफल उपन्यासकार कर सकते हैं। वैसे देखें तो उपन्यास के जो पात्र हैं या उपन्यास की जो कथा है वो काल्पनिक होती है। तो उपन्यास के पात्र भी काल्पनिक ही होते हैं, कल्पना पुत्र ही होते हैं। फिर भी उन पात्रों का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। उपन्यासकार उन्हें कठपुतली की तरह नचा नहीं सकता अपने हिसाब से। वैसे उपन्यासकार ही लिखता है, पात्रों को वही गढ़ता है। लेकिन फिर भी उपन्यास के जो पात्र हैं वो उपन्यासकार के हाथ में नहीं रहते। उपन्यासकार के हाथ से भी वो छटक जाते हैं, निकल जाते हैं। बहुत साल पहले दूरदर्शन पर एक सीरियल आया था, मुझे सीरियल का नाम अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस सीरियल की जो कथा थी उसमें क्या कि एक उपन्यासकार उपन्यास लिख रहा है। तो उसके उपन्यास का एक पात्र जो है वो भाग जाता है, और इस रूप में वो कथा थी। तो ये उपन्यास के पात्र का भागना ये दर्शाता है कि उस उपन्यास के जो पात्र हैं या उस कथा के जो पात्र हैं वो स्वतंत्र है। अगर लेखक जैसा चाहे वैसा पात्रों को बनाएगा तो वो जो पात्र हैं वह हमारे लिए आकर्षण विहीन हो जाएंगे और उसमें हमें मजा नहीं आएगा। तो सफल उपन्यासकारों के पात्र जो होते हैं वो स्वतंत्र संकल्प युक्त पात्र होते हैं, और वे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। और अनेक बार लेखक जो है, उपन्यासकार जो है, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी वे कार्य करते हैं। तो ऐसे स्वतंत्र संकल्प शक्ति युक्त और निरंतर गतिशील पात्र अगर हो तो उससे ही उपन्यास की शोभा बढ़ती है, और लेखक की सफलता का कारण भी ये पात्र ही होते हैं। चरित्र चित्रण की अनेक प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं कि चरित्र चित्रण कैसे किया जाए। अभी मैंने जो बात कही वो पात्रों की बात है कि पात्र कैसे होने चाहिए, लेकिन पात्र के जो गुण दोष है वह हमारे सामने कैसे आते हैं। तो ये इसे प्रणालियां कहते हैं। तो उपन्यास में लेखक स्वयं भी अपने पात्रों के बारे में कहता है कि ये जो पात्र है कि उसका वर्ण कैसा है, उसकी उम्र कितनी है, उसके गुण दोष कैसे हैं और उसकी मनोवृत्तियां कैसी हैं, उसके बारे में लेखक स्वयं अपनी बात कर देता है। तो इस प्रणाली को विश्लेषणात्मक या साक्षात प्रणाली कहते हैं, कारण कि लेखक स्वयं पात्रों के बारे में बात करता है। हमारे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद के जो पात्र हैं अधिकांश वह इसी विश्लेषणात्मक या साक्षात प्रणाली से ही चित्रित किए गए हैं। उनका रंगभूमि जो उपन्यास है उसका सूरदास, जान सेवक आदि के बारे में प्रेमचंद स्वयं लिखते हैं।
ये जो लिखते हैं ना कैसे कि सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। उसे देव ने कदाचित भीख मांगने के लिए बनाया था। प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है उसमें प्रेमचंद ने मिर्जा नामक जो एक पात्र है उसका चरित्र चित्रण इसी प्रणाली से किया है। ये लिखते हैं मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य एक सादे कागज की भांति थे। वो वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा था और न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वो विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। गुस्सेदार भी ऐसे थे कि ताल ठोक कर सामने आ जाते थे। तो ये जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये उन पात्रों के बारे में लेखक स्वयं लिखते हैं उपन्यास में, जिसे प्रत्यक्ष प्रणाली कही जाती है। और ये प्रणाली अधिक योग्य नहीं कहला। चरित्र चित्रण करने की दूसरी जो प्रणाली है वह है परोक्ष प्रणाली, जिसमें पात्रों के बारे में लेखक स्वयं कुछ नहीं कहता, वो दूर खड़ा रहकर देखता रहता है और स्वयं पात्र ही अपने बारे में कहते हैं, या एक पात्र दूसरे पात्र के चरित्र पर टिप्पणी करता है। तो ये जो प्रणाली है इसे सांकेतिक या नाटकीय प्रणाली भी हम कहते हैं, इनडायरेक्ट अथवा ड्रामेटिक। और ये प्रणाली बहुत अच्छी है। इसमें दृश्य घटना अथवा आसपास की जो परिस्थितियों के वर्णन के द्वारा लेखक पात्रों के गुण दोष पर प्रकाश डालता है। और पात्र कभी कभी अभिनयात्मक रूप में क्रिया करते हों तो वह स्वयं अपने चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। ये जो प्रणाली है खास करके मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में अधिक देखने को मिलती है। जैनेन्द्र जी का जो त्याग पत्र उपन्यास है उसमें सर एम दयाल अपने बारे में कहते, लेखक नहीं कहता, वो पात्र अपने बारे में स्वयं कहता है। वो क्या कहता है आप सुनिए। मैं अपनी व्यर्थ प्रतिष्ठा के डोह पर बैठा हूँ, वह कृत्रिम है, क्षणिक है। हृदय वहाँ कहाँ है, यज्ञ वहाँ कहाँ है, लेकिन वही सब कुछ मुझे ऊंचा उठाए हुए है। नामी वकील रहा, अब जब हूँ लोगों को जेल फांसी देता हूँ, समाज में माननीय हूँ। इस सब के समाधान में चलो यही कहो कि यह कर्म फल है, लेकिन सच पूछो तो मेरा जी चाहता है कि वह कैसे कर्मों का फल है। तो ये जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये त्याग पत्र का जो पात्र है सर एम दयाल, वह स्वयं अपने बारे में कहता है, लेखक नहीं कहता, पात्र स्वयं कहता है। उपन्यास में एक पात्र दूसरे पात्र के बारे में कुछ कहे, दो पात्र किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो पद्धति है वो अभिनयात्मक प्रणाली के अंतर्गत आती है। और इसके द्वारा भी मानो कि दो पात्र आपस में बात करते हो तो दोनों की बातों द्वारा दोनों के गुण और दोष हमारे सामने आते हैं। और अगर दो पात्र किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो तीनों पात्रों के गुण और दोष वह हमारे सामने प्रकट होते हैं। एक उदाहरण आप देखिए। कनक कहते हैं, हाँ अम्मा, मैं कला को कला की दृष्टि से देखते हूँ,
उसमें अर्थ प्राप्ति करना क्या उसके महत्व को घटा देना नहीं। तो उसकी माँ जो है सर्वेश्वरी वह कहती है ठीक है, पर ये एक प्रकार का बदलाव है। अर्थ वाले अर्थ देते हैं, अर्थ यानी पैसा, अर्थ वाले अर्थ देते हैं और कला की जानकार उसका आनंद उठाते हैं। संसार में एक दूसरे से ऐसा ही संबंध है। तो ये इन दोनों की जो बातें हैं वो ये दोनों के चरित्र पर प्रकाश डालती है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है, उसमें राय साहब और खन्ना ये दो पात्र हैं। ये दोनों जब आपस में बात करते हैं वह सुनिए, यह महत्ता कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ सा मालूम होता है। तो दूसरा कहता है मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूं तो इतनी विद्या कहाँ से लाऊं जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम भी नहीं रखा। वो अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत लाता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। ये दोनों जो है ये महत्व के चरित्र के बारे में कहते हैं। ये तीसरा पात्र है। तो ये दो बात करते हैं उसके द्वारा जो तीसरा पात्र है उसके गुण या दोष वह हमारे सामने प्रकट होते हैं। आत्मकथनात्मक या पत्रात्मक शैली में जो उपन्यास लिखे जाते हैं उसमें चरित्र चित्रण की यह पद्धति अपनाई जाती है। आज के युग में चरित्र चित्रण अधिक योग्य और वैज्ञानिक माना जाता है। कारण है कि लेखक प्रत्यक्ष रूप से अपने पात्रों के विषय में कहें तो वह योग्य नहीं है, और इसलिए योग्य यही समझा जाता है कि लेखक केवल पात्रों की जो आंतरिक वृत्तियां हैं उसी का उल्लेख करें, और पात्रों के मानसिक संघर्ष को चित्रित कर पात्र अच्छे हैं कि बुरे हैं उसका निर्णय करने का अधिकार पाठक यानी हम पर छोड़। मनुष्य के जो विचार हैं वो उसकी चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करते हैं। मनुष्य जैसा होता है उसके विचार भी वैसे ही होते हैं। कभी कभी कोई पात्र अकेला हो, टेंशन में हो, तो वो बड़बड़ाता रहता है और उसके द्वारा भी उसका चरित्र चित्रण होता है। आज के अनेक लेखक इस शैली का उपयोग करते हैं। फिल्मों में भी अगर आप देखेंगे तो कोई पात्र अगर बहुत टेंशन में हो तो पात्र के दो रूप स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। एक वही उसका एक रूप जो है नहीं नहीं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। तो फिर वही उसी का दूसरा रूप नहीं नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर कोई मरीज मेरे सामने आया है, चाहे वह उसने मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये संघर्ष होता है दो हमारे मन के भीतर जो चलता रहता है। कभी कभी आप रास्ते पर देखते हैं ना, कोई बुढ़िया हो, बाल सफ़ेद हो गए हो, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हो, और बेचारे रास्ते पर चलते चलते अब तो डामर के रास्ते हो गए, लेकिन पथरीले हो तो वो पत्थर को बिनती हुई बड़बड़ाती हुई चलती है। लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये तो डाकिन है। वो डाकिन नहीं होती, उसके मन में संघर्ष है, उसकी कोई सुनता नहीं है, वो बूढ़ी हो गई है। तो वो अपने मन में जो बातें हैं वो स्वयं ही बड़बड़ाते हुए कहती चली जाती है। तो उसके द्वारा उसके जो गुण हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो इस शैली द्वारा अगर उपन्यासकार को चरित्र चित्रण करना हो तो उससे मनोविज्ञान का अध्ययन और अनुभव
उनके लिए जरूरी है। कारण कि विभिन्न परिस्थितियों में पढ़कर मनुष्य के जो विचार हैं उसमें परिवर्तन आता रहता है, और ये परिवर्तन का ज्ञान जो है ये मनोविज्ञान से ही संभव है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। समझ में न आए तो फिर अंत में हम 5 मिनट रखेंगे जब आप प्रश्न भी कर सकते हैं। कथा वस्तु में मुख्य कथा के साथ साथ गौण कथाएं भी होती हैं, और इन गौण कथाओं का उद्देश्य जो मूल कथा है उससे गति देना है, उससे तीव्र करना होता है। किंतु ये जो गौण कथाएं हैं ये चरित्र चित्रण में भी बहुत सहायक होती है। कारण कि घटना और पात्रों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। उसमें पढ़कर पात्रों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, उनके गुण और दोष जो है वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी प्रवृत्तियों के अनुकूल यानी हमें अच्छी लगे, जबकि कुछ घटनाएं ऐसी हों जो हमें अच्छी ना लगे, हमारा विपरीत हमें लगे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ही जो पात्र हैं उनकी चारित्रिक विशेषताएं, उनके गुण और दोष जो है वह हमारे सामने आती है। वो कहते हैं ना कि हमारा कोई मित्र हो तो उसकी सच्ची परीक्षा कब हो, कि जब हम मुश्किल में हो तब वो मित्र हमारे कितनी सहायता करता है। तो उस समय पर उस मित्र का जो सच्चा चरित्र है, उस सच्चा जो गुण है वह हमारे सामने प्रकट हो। तो वही बात इन उपन्यासों के संदर्भ में भी कही जा सकती है। खास करके जो घटना प्रधान उपन्यास होते हैं उसमें पात्रों का चरित्र घटनाओं द्वारा हमारे सामने आता है। अब मैं बात करूँगा उपन्यास में जो पात्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार। जो उपन्यास है उसके 2 प्रकार के चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं। एक तो विशिष्ट श्रेणी या वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र होते हैं, और दूसरा व्यक्ति पात्र अथवा स्वयं अपने आप का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र। विशिष्ट श्रेणी यानी क्लास अथवा वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वैसे पात्र कौन से। तो प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है, नाम तो आप लोगों ने सुना है, थोड़ा जानते भी हैं। गोदान उपन्यास का जो होरी है वो एक किसान है। आजादी के पहले हमारे देश में किसानों की स्थिति कैसी थी। ये होरी की एक सामान्य इच्छा है कि उसके आंगन में एक गाय हो जो गाली कर रही हो। तो भोला नामक एक अहीर को वो जैसे तैसे समझाकर एक गाय पा लेता है, लेकिन उसका अपना ही भाई हीरा जो है वो उसे जहर दे देता है और गाय मर जाती है। इस होरी का जमींदार लोग इतना शोषण करते हैं कि जो एक अच्छा खासा किसान है वो शोषण के परिणाम स्वरूप मजदूर बन जाता है। अपनी बड़ी बेटी की शादी तो वो अच्छी तरह करता है, किंतु रूपा जो उनकी छोटी बेटी है उसके बारे में कहा तो उसे तो वो बेचता ही है। जिस व्यक्ति के साथ वो उसकी शादी करता है उससे वो पैसे लेता है, और उसकी उम्र भी लगभग होरी के उम्र के बराबर है। उसके खेत भी चले जाते हैं और अंततः जीवन निर्वाह के लिए उससे मजदूरी करनी पड़ती है। खाना भी भरपेट नहीं मिलता,
और भीषण गर्मी में धनिया, होरी और दूसरे ग्रामजन काम करते हैं रास्ते पर, तो उस समय होरी जो है वो बेहोश हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है उस समय पर भी गांव की जो ग्रामीण आदि जो है दुनिया से कहते हैं कि इसका गोदान करा दीजिए। तो दुनिया के पास तो कुछ भी नहीं है, गले में एक सूतली है मंगलसूत्र जैसे, वो निकाल कर वो उसे देती है और वह भी बेहोश हो जाती है। तो ये जो पूरी कथा है उसमें किसान का जो शोषण है और जमींदार, राय साहब जैसे जमींदार और दूसरे जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा और ब्राह्मणों के माध्यम से कैसे होता है ये दर्शाया गया है। लेकिन इसमें कथा हो रही और धनिया की है मूल रूप से, लेकिन ये सिर्फ होरी और धनिया की कथा नहीं है, ये उस समय के हमारे भारत देश के सभी किसानों की कथा है। बात समझ में आती है ना कि ये सिर्फ होरी की कथा ना होकर उस समय के हमारे देश के सभी जो किसान थे उनकी ये कथा है। उनका शोषण इसी प्रकार से होता था और इसीलिए होरी को, होरी जो है वो अपना आपका प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो किसान वर्ग का प्रतिनिधि है और इसीलिए वो एक विशिष्ट श्रेणी का पात्र है। ये जो श्रेणी है वो उन निरंतर पिसते हुए और शोषित हुए किसानों का वर्ग है जो अगर हम कहें कि आज भी हमारे देश के गांवों में रहता है। तो ये प्रतिनिधि पात्र, ये पहला प्रकार। बराबर। दूसरे भी उदाहरण है मुझे, लेकिन एक उदाहरण आपके लिए काफी है। अब दूसरा जो प्रकार है वह अपने आप का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र, वो पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते, स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं। खास करके जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो हिंदी में लिखी है, जैसे त्यागपत्र के मृणाल, ज्ञानेंद्र कुमार का जो उपन्यास है, तो मृणाल, सभी स्त्रियां मृणाल जैसे नहीं हो सकती कि वह जब पढ़ते थे तो उस समय किसी लड़के से प्यार करते थे, परिणाम स्वरूप उसके घर वाले जो है आनंद फानंद में उसकी शादी कर लेते हैं, तो वो अपने पति को भी छोड़ देती है, फिर किसी और पुरुष को पकड़ती है, उसे छोड़ती है, फिर किसी और को पकड़ती है। तो सभी स्त्रियां ऐसी नहीं हो सकती मृणाल जैसी। तो मृणाल जो है एक व्यक्ति चरित्र के रूप में हमारे सामने अज्ञेय का शेखर जो है, शेखर एक जीवनी का जो नायक है शेखर, वह भी ऐसा ही पात्र है जो अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण सामान्य पात्रों से एकदम अलग दिखता है। तो ये जो फर्क है, प्रतिनिधि पात्र ऐसे पात्र है कि वह पूरे एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्ति पात्र पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो वास्तव में व्यक्ति प्रधान होते हैं। जैसे कि एक शेखर है, मृणाल है, ऐसे दूसरे भी जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है उसके पात्र अगर आप देखेंगे, शरद चंद्र का जो उपन्यास है श्रीकांत, तो उसका श्रीकांत जो है वह भी इसी प्रकार का पात्र है। तो ये पात्रों के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया। अब कथा वस्तु और पात्र के बीच में क्या संबंध है?
उस पर थोड़ी बात मैं करूँगा कि सामान्य रूप से वही उपन्यास श्रेष्ठ अच्छे समझे जाते हैं जिसमें पात्रों की प्रधानता रहती है। कथा वस्तु यानी कि उपन्यास की जो स्टोरी है वह तो अगर हम उपन्यास को पढ़ेंगे तो स्टोरी तो भूल जाएंगे, लेकिन पात्रों का जो प्रभाव है वह हम पर हमेशा रहता है। तो उपन्यास सामान्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक तो वे उपन्यास जिसमें पात्रों को प्रमुखता दी जाती है, यानी सारी जो कथा वस्तु है उसके केंद्र में कोई पात्र होता है और उस पात्र के इर्द गिर्द जो घटनाएं होती है उसी पर वो पूरा उपन्यास आधारित होता है। और दूसरे प्रकार के वह उपन्यास है जिसमें कथा वस्तु को या घटनाओं को प्रधानता दी जाती है, घटनाएं मुख्य होती है, जबकि पात्रों को महत्व नहीं दिया जाता। जैसे कि आप लोग चंद्रकांता, संत चंद्रकांता उपन्यास जो है गोपाल राम गहवरे का, सीरियल भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें घटनाएं महत्वपूर्ण, एक के बाद एक घटनाएं ऐसी होती जाती है ना कि हम दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं, तो उसमें पात्र इतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के जो उपन्यास है उसमें पात्र महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि शेखर है, एक जीवनी का जो शेखर है, तो वहाँ जितनी भी घटनाएं होती है उसके केंद्र में शेखर है। गोदान की भी बात करें तो गोदान के केंद्र में होरी है, उसके चारों ओर जो घटनाएं होती है। वैसे गोदान में घटनाएं भी अधिक है और पात्र दोनों को दोनों में सामंजस्य स्थापित करके उपन्यासकार ने ये उपन्यास लिखा है। तो ये हम कह सकते हैं कि वस्तु और पात्र जो है ये एक दूसरे से संबंधित है घनिष्ठ रूप से। अगर हम स्टोरी से पात्रों को निकाल दिए तो घटना के अभाव में पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो नहीं हो पाएगा, और अगर कथा वस्तु को अगर हम प्रमुखता दे दें तो पात्र के जो गुण दोष हैं वह हमारे सामने नहीं आ पाएगा। उपन्यास के बारे में जैसा कि मैंने आगे कहा कि आज के जो उपन्यास हैं उसमें उसकी सबसे बड़ी विशेषता चरित्र चित्रण की प्रधानता है। लेखक जो है पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए वो जैसे है उसी रूप में बिना काट छाट किए वह हमारे सामने रख देता है, और इस प्रकार एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें कहीं कहीं थोड़ा परिवर्तन भी कर लेता है। पात्र जो है जैसे हैं वैसे ही अगर चित्रित किए जाए तो उसे यथार्थवादी कहा जाता है। यानी कि पात्र अगर दुर्गुण से भरे हुए हो और लेखक उसे उसी रूप में ही चित्रित करता चला जाए, उसमें सिर्फ दोष ही दिखाई दे और कोई भी अच्छाई उसमें न हो, और लेखक पात्र को वैसा ही रखे जैसा कि वह है, तो वो यथार्थ है। किंतु अगर पात्रों को जैसा है वैसा ही रखा जाए तो इससे हमारे समाज पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कारण कि हम उपन्यास को पढ़ेंगे तो हम भी उसका अनुकरण करेंगे, और परिणाम स्वरूप उपन्यासकार क्या करता है कि अपनी एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए
उन बुरे पात्रों में भी वो परिवर्तन करता है, उसमें अच्छाई को दिखाता है। जिसके परिणाम स्वरूप वो पात्र जो है पहले अगर उसमें दुर्गुण थे तो फिर उसमें अच्छाई आ जाती है, यानी कि वो सुधर जाता है। यानी कि बुरे पात्रों को लेखक अच्छा बना दें तो उसे सामान्य शब्दों में अगर हमें कहना हो तो वह आदर्शवादी पात्र है। जैसे गबन उपन्यास में जोहरा नाम की जो एक वेश्या का चित्रण किया गया है, तो वो वेश्या जो है पहले शरीर बेचने का काम वो करती है, लेकिन बाद में वो समाज सुधार में कूद पड़ती है, यानी कि वेश्यापन को छोड़कर समाज सुधार करने लग जाती है। तो ये प्रेमचंद का आदर्शवादी जो है वो लोग है। प्रेमचंद को क्या है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थ, कि यथार्थ का भी चित्रण करेंगे लेकिन फिर आदर्शवाद को वो सामने रखेंगे। तो इस रूप में पात्रों में परिवर्तन कर दिया जाता है। यथार्थवादी जो उपन्यासकार हैं वो पात्रों की जो दुर्बलता है, वासनाएं है, दुष्चरित्रता है या सच्चरित्रता जो है उसे जैसा है यथार्थ रूप में, नग्न रूप में हमारे सामने वो रख देते हैं।